हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम CDS 2015 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे जो कि ज्योमेट्री में से पूछे गए हैं हमारे एग्ज़ाम में। और इस वीडियो में आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे ज्योमेट्री के। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द पॉइंट O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे रहता है, और वो पॉइंट हम जानते हैं कि ट्रायंगल का इन सेंटर होता है। क्योंकि इन सेंटर को सर्कल मानकर कभी भी मैं सर्कल खींचता हूँ तो वो जो सर्कल है वो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच होके जाता है। और अगर कोई सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड को टच होके जाता है तो ये जो डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि इक्वल है, ये सर्कल की रेडियस है आपके पास। और सर्कल की रेडियस तो आपको पता है सभी साइड सेम ही होती है। तो बात यहाँ पर जो लाइन बोली गई है पहली, उसके अंदर बात उसने इन सेंटर की करी है कि कोई वो पॉइंट है जो कि इन सेंटर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है एंगल OAC, ये A है, ये B है, ये C है। एंगल OAC की अपने बात करेंगे यहाँ पर। एंगल OAC, O को मिलाया है A से, और एंगल OAC इसकी बात की गई है, ये वाला एंगल। इसका सम, फिर एंगल OCB, इस एंगल का सम बोला है। और फिर एंगल है OBA, ये आपके पास एंगल OBA हो गया। इन तीनों का सम उसने बोला है 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन सेंटर हमें पता है कि एंगल बाइसेक्टर के काटने पर बनता है। मतलब ये जो ब्लू कलर से आप लाइन देख रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इधर वाला एंगल भी A/2 होगा, इधर वाला एंगल भी A/2 होगा। ये B/2 होगा, ये भी B/2 होगा। इधर वाला ये C/2 होगा, ये भी C/2 होगा। और हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होती है ट्रायंगल के लिए। तो हमें एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 की वैल्यू पूछी गई है, जो कि 180/2 हो जाएगी, जो कि 90 डिग्री हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरह से सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है? कहता है एंगल BOC जो है वो ट्वाइस होगा BAC से। ये एंगल BOC जो है, ये एंगल, ये बोला गया है कि एंगल A का डबल होगा। ये बात गलत है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये सर्कम सेंटर की है, लेकिन हम यहाँ पर बात इन सेंटर की कर रहे हैं। ये जो एंगल होता है यहाँ पर, ये इन सेंटर के लिए 90 प्लस A/2 होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और अगर सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया तो आपका आंसर C ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कम से कम दो स्टेटमेंट को तो ठीक होना ही पड़ेगा। फिर उसने बोला द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन OA टू AB एंड AC। OA से AB और AC के ऊपर परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो कहता है हमेशा इक्वल होंगे। क्या उसकी बात सही है? OA के किसी भी पॉइंट से जब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर फेंकेंगे इधर और इधर, तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे? परपेंडिकुलर जो फेंके हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये दोनों जो परपेंडिकुलर है ये बराबर ही आएंगे। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, वहाँ से जो परपेंडिकुलर फेंके जाते हैं दोनों की लेंथ आपस में इक्वल ही होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब ये इक्वल क्यों होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये राइट साइड वाला और ये लेफ्ट वाला जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये बीच वाली साइड कॉमन है। ये एंगल बराबर है और ये एंगल 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फेंके हैं। तो ASA यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल साइड एंगल, और ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होगी। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा।
सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD आपने एक पैरेललोग्राम बनाना है। ये ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। उसने एंगल A के बारे में बोला है कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो हमने ये एंगल 60 डिग्री बना लिया। फिर उसने बोला AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AD है, मतलब AD अगर 1 है तो AB आपके पास जो होगी वो 2 होगी। AD से AB ट्वाइस है, तो कहता है देन डायगोनल BD विल बी इक्वल टू, डायगोनल BD के बारे में पूछा है कि डायगोनल BD की लेंथ क्या होगी, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल ADB में एंगल A पर कोस वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, कोसाइन फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो कोस 60 डिग्री इक्वल टू पास वाली दोनों साइडों का स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस दूर वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू AD इंटू AB हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि AD जो है वो AB की ट्वाइस है, AB जो है वो AD की ट्वाइस है। cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये AD क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दूसरी साइड चला गया और AB की जगह मैंने लिख दिया 2AD इक्वल टू में है AD का स्क्वायर प्लस 2AD का स्क्वायर माइनस हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पर 2AD का होल स्क्वायर होगा, ये 2 का भी स्क्वायर आएगा, 2AD का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4AD स्क्वायर और ये है 1AD स्क्वायर और ये है 2AD स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2 प्लस 1, 4AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2AD स्क्वायर, जो कि आपके पास आ गया 3AD स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू 3AD स्क्वायर है, तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी √3AD हो जाएगी और बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन था हमारा कोसाइन फॉर्मूले के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ x इज एनी पॉइंट विद इन ए स्क्वेयर, तो कोई एक स्क्वेयर ले लेते हैं और स्क्वेयर के अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट आपके पास x है, कहीं पर भी पॉइंट x है ये, और बोला गया AXYZ, ये भी एक स्क्वेयर बनाया गया है, ABCD है, AXYZ भी एक स्क्वेयर बनाया गया है, बना देते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा होगा, लेकिन आप इसको स्क्वायर माने कि मैंने एक स्क्वायर बनाया है ये। अब बोला क्या गया है AXYZ, ये स्क्वायर था AXYZ। कह रहा है BX बराबर है DZ के, BX कहाँ है, ये रही BX, क्या ये बराबर है DZ के। हमें ये चेक करनी है कि क्या ये दोनों लाइनें आपस में बराबर है या नहीं है, हमने ये चेक करना है। चलो, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल AXB की एंड ट्रायंगल AZD की, इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। तो क्या AB और AD बराबर है, बिल्कुल बराबर है क्योंकि स्क्वायर है। क्या AX और AZ बराबर है, ये भी हमारे पास ब्लू कलर का स्क्वायर है। उसके बाद अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो क्या ये बाकी एंगल ये जो बच गया ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि रेड कलर की दोनों लाइनों के बीच में एंगल 90 है। और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो क्या ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ब्लू कलर की दोनों लाइनों के बीच में एंगल जो है वो भी 90 है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल बराबर है, तो एंगल XAB बराबर है एंगल ZAD के। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं
तो बी एक्स और डी जेड अपने आप बराबर हो जाएगी। डी जेड और बी एक्स ये भी आपस में बराबर होगी क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक बात है, ओके है। अब बी इसने और बी जेड इक्वल टू डी एक्स क्यों बोला है, बी जेड और डी एक्स की बात क्यों बोली है? तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं यहां पर इसको भी मिला देता हूं। ये लो बी जेड, ये पर्पल कलर की लाइन मैंने बी जेड के लिए खींच दी है। बी जेड मतलब मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ए जेड बी की। एंड दूसरा बोला डी एक्स, डी ये रहा, एक्स ये रहा, ये लो मैंने डी को एक्स से मिला दिया। ठीक बात है, ओके। डी एक्स की और बी जेड की बात की जा रही है, इसके अंदर भी यही बात हो जाएगी, सेम बिल्कुल सेम वही बात हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने बी एक्स को डी जेड के इक्वल किया है, सेम वैसे ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम बी जेड और डी एक्स को भी आपस में इक्वल कह सकते हैं कि बी जेड जो होगा वो आपस में वो इक्वल होगा डी एक्स के। बी जेड और डी एक्स ही आपस में बराबर होंगे। ठीक बात है। यहाँ और का साइन इसलिए दिया गया है, फिलहाल अगर आप देखें, ये जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था मैंने एक्स इसके अंदर ले लिया। ठीक है, आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको थोड़ा सा, आपके पास ये बन गया स्क्वायर बन गया था जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं इसी स्क्वायर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करता तो एक्स बाहर चला जाता, लेकिन नहीं, हमने एक्स जो है वो अंदर रखना है। और उस केस में शेप आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनता। यहाँ पर इस केस में उसने और बोला है, एंड नहीं बोला। एंड तब बोलता जब मैं इसी डायग्राम के अंदर सेकंड स्टेटमेंट को सही करने की कोशिश करता, लेकिन इसी डायग्राम के अंदर बी जेड और डी एक्स बराबर नहीं है। और का मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा। अगर ये डायग्राम जो सामने बना हुआ है ये मैं बनाता हूं, तब तो आपका बी एक्स बराबर डी जेड हो गया। और अगर बी जेड इक्वल टू डी एक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज क्या करना पड़ेगा कि वो डायग्राम मैं स्क्वायर फिर ऐसे बनाऊंगा, ये स्क्वायर बनेगा, फिर ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड आ गया, और ये आपके पास हो जाएगा ए बी सी डी है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी हो गया। अब हमें चेक करना है बी जेड बराबर डी एक्स, तो ये देखो यहाँ पर ये बी जेड हो गया और ये हमारे पास डी एक्स आ गया। तो सेम इसी तरीके से सिमिलर ट्रायंगल लगा के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम डी एक्स और बी जेड को आपस में इक्वल कह सकते हैं। मतलब अगर ये वाला डायग्राम है तब बी एक्स बराबर डी जे है, डी जेड है, और अगर ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला डायग्राम है, तो बी जेड इक्वल टू डी एक्स है। तो ये स्टेटमेंट मेरा पहला स्टेटमेंट सही है। फिर उसने बोला एंगल ए बी एक्स, ये पूरा ट्रायंगल की, ये एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए बी एक्स, क्या ये बराबर है ए डी जेड के? ए ये रहा, डी ये रहा, जेड ये रहा, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो है। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कि सभी एंगल आपस में बराबर होंगे दोनों ट्रायंगल के, और सभी साइडें भी बराबर होगी। तो ये सीधी सीधी आपके पास सही हो गया, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। फिर उसने बोला एंगल ए डी एक्स, इसमें आ जाते हैं, ए डी एक्स ये वाला एंगल इधर बराबर होगा एंगल ए बी जेड के। तो एंगल ए बी जेड के इसके बराबर होगा, बिल्कुल ठीक बात है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण ही जो हमने इधर किया है। तो यहाँ पर जो पहली बातें लिखी गई है ये इस डायग्राम के लिए है, और जो दूसरे वाली बातें लिखी गई है वो इस डायग्राम के लिए है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कहता है इन द अबव फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट पी बी रेशो पी सी, इनका रेशो 1:2 दिया है क्वेश्चन में। और डी पी एंड ए बी व्हेन बोथ प्रोड्यूस मीट एट क्यू इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू
BPQ का एरिया आपको 20 दिया गया है, 20। तो बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल यहाँ पर BPQ जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल CPD के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि आमने सामने वाले एंगल बराबर हो गए, और ये एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। और अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो 1:4 होएगा, और अगर ये एरिया 20 है तो ये एरिया आपके पास 80 हो जाएगा। तो उसने DCP का एरिया पूछा जो कि 80 आएगा। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कहता है सर्कल ऑफ रेडियस R इज इंस्क्राइब्ड इन रेगुलर पॉलीगन विद n साइड। कोई पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, मुझे नहीं पता कितनी साइड है, मैंने ऐसे ही एक बार 6 साइड वाला पॉलीगन बना दिया। उसके अंदर उसने बोला है कि एक सर्कल बनाना है, तो ये मान लो कि मैंने एक सर्कल बना दिया। ये इस तरीके से कोई एक जो है सर्कल बना लिया आपने, सभी साइडों को टच कर रहा है। कहता है सर्कल ऑफ रेडियस R, रेडियस सर्कल की रेडियस R है, ठीक बात है, सर्कल की रेडियस R है, ये रेडियस R है। इफ द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन P, पॉलीगन का टोटल पेरीमीटर जो है, टोटल पेरीमीटर P है, और अगर इसकी साइड्स n है, नंबर ऑफ साइड्स अगर n है, तो लेंथ ऑफ ईच साइड क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ईच साइड वो आपके पास हो जाएगी P/n हो जाएगी। टोटल पेरीमीटर P है, नंबर ऑफ साइड्स n है, तो हर एक साइड की लेंथ P/n हो जाएगी। मतलब ये जो लेंथ है या इतनी इतनी, ये P/n है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, इफ पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज P देन द एरिया ऑफ पॉलीगन, ये अपने पॉलीगन का एरिया पूछा है। तो मैंने इस एक साइड को इससे मिला दिया, तो इस एक ट्रायंगल का एरिया निकालना इस पूरे का। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इस ट्रायंगल का एरिया। अब ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, जितनी साइड्स होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक साइड के ऊपर ये ट्रायंगल बना दिया, ऐसा ही इस साइड के ऊपर भी ऐसे ट्रायंगल बनेगा, फिर अगली साइड के ऊपर भी ट्रायंगल बनेगा। तो जितनी साइड्स है उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल एरिया आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल एरिया नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो PR/2 आएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है, थर्ड ऑप्शन जो है उसको थोड़ा ठीक कर लें, करेक्शन है यहाँ पर, इसका आंसर PR/2 होगा। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और एंगल बिटवीन दोनों साइड आपको दे रखा है 60 डिग्री, थर्ड साइड आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो चौथी साइड क्या होगी। पहली बात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो एंगल 60 डिग्री बोला, ये मैंने एंगल 60 डिग्री बना दिया। ये साइड 2 है और ये साइड 5 है। बाकी जो 2 साइड्स बच गई उसमें से एक साइड उसने बोला है 3 सेंटीमीटर, इसको मैंने 3 मान लिया। तो चौथी साइड की लेंथ पूछी है, इस x की लेंथ पूछी है हमें कि ये चौथी साइड क्या होगी, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल 60 डिग्री को हमने काम में लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 ट्रायंगल के अंदर तोड़ लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे मिला दिया, ये 2 ट्रायंगल के अंदर ब्रेक कर लिया, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल 60 है, तो सामने वाला एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा, ये आपको बात पता है कि सामने वाला एंगल 120 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री वाले ट्रायंगल के अंदर कोस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कोस 60 की जो वैल्यू आएगी, पास वाली दोनों साइडों के स्क्वायर का सम, और दूर वाली साइड जो है, इस रेड कलर वाली साइड को मैं P मान लेता हूँ, दूर वाली साइड का स्क्वायर अपॉन में आ गया 2AB।
2 इंटू 2 इंटू 5, कुछ ऐसा। और cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10 इज इक्वल टू 4 + 25 माइनस पी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 19 आ गई। अब मैं दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ, कोस 120 डिग्री वाले की। तो पास वाली साइडों का स्क्वायर करके हमने सम करना है, और दूर वाली साइड का स्क्वायर जो है हम माइनस करते हैं, अपॉन 2 इंटू 3 इंटू में x आ जाएगा। और कोस 120 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो -1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x² + 9 पी स्क्वायर की वैल्यू 19 पुट कर दी यहाँ पर, इक्वल टू में आ जाएगा -3x। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, एक रूट +5 आएगा और एक रूट आपके पास -2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x की वैल्यू जो है 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर हमने अलग अलग कोस फॉर्मूले लगाए, और डी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी इज लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2a। ए बी की लेंथ आपके पास 2a है। तो यहाँ आप एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं कि ये स्मॉल r की जो वैल्यू होती है वो इसका 1/6 होती है पूरे डायमीटर का। तो 2a के बाय में 6 कर दें, डायरेक्ट आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। a/3 जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब रही बात इसके प्रूफ की कि ये आया कैसे, अगर अपने इसके बारे में बात करें तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसके सेंटर को, इसके सेंटर को और इसके सेंटर को मिला दिया, इन सभी को आपस में मिला दिया, मिला दिया, मिला दिया। तो ए बी की लेंथ आपके पास 2a है, तो एम बी की लेंथ a हो जाएगी उसकी आधी, और अगर ये a होगी तो ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, और ये दोनों आपके पास r है ही। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर फेंका, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ पाइथागोरस से आ जाएगी हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब r + a/2 का होल स्क्वायर, माइनस बेस का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर, और इस पूरे का आ जाएगा रूट। ये मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली है O से लेकर M तक। अगर इसके अंदर अगर मैं ऊपर वाली रेडियस और ऐड कर दूं, ये छोटी रेडियस स्मॉल r अगर इसके अंदर ऐड कर दूं, तो क्या ये बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस बन जाएगी, पूरी रेडियस। और ये पूरी रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास स्मॉल a है, इक्वल टू मैंने इसको स्मॉल a कर दिया। ये r को उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आएगा, देख लेते हैं। दोनों साइड जब होल स्क्वायर किया तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिला। r इससे ये कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक a से a कैंसिल हो जाएगा, तो r = a-2r हो जाएगा, और यहाँ से r की वैल्यू a/3 आ जाएगी, जो कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉन की गई है, और CD जो है वो एक और टेंजेंट है। AP की लेंथ आपके पास 16 है, AP की लेंथ 16 है। तो चलो ये लेंथ मैंने x मान ली, ये लेंथ मैंने y मान ली, ठीक बात। क्या ये सही है? चेक करते हैं। चलो अगर ये x हो गई और AP की लेंथ आपको 16 दी गई है, तो क्या ये AC की लेंथ 16 - x हो जाएगी? और अगर इसकी लेंथ 16 - x है, तो क्या ये भी 16 - x हो जाएगी? क्योंकि C पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट जो बनी है CE और CA, दोनों की लेंथ बराबर होगी। और AP की लेंथ अगर 16 है तो BP की लेंथ भी 16 ही होगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होती है।
और अगर ये y होगी तो ये 16 माइनस वाई होएगी, और अगर ये 16 माइनस वाई होगी तो ये भी 16 माइनस वाई होगी। अब हमें पूछा गया है कि देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर क्या होगा। तो इन चारों को ऐड कर दो, x प्लस 16 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 16 माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, x से x कट गया, 32 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कहता है कोड CD इंटरसेक्ट द डायमीटर AB ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले तो हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और इसकी डायमीटर AB बोला है तो मैंने डायमीटर AB बना लिया। कहता है एक कोड है जो इस डायमीटर को 1:2 में डिवाइड करती है। तो चलो मैंने परपेंडिकुलर कोड फेंक दी जो कि डायमीटर को 1:2 में डिवाइड करती है, और इस कोड का नाम है CD, और ये P पर काटती है। पूछा क्या गया आगे, इफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज D, अगर सर्कल का डायमीटर D है तो CD की लेंथ बताओ क्या होगी। हमें ये CD के बारे में पूछा गया है कि ये CD की लेंथ क्या होगी अगर इसका डायमीटर जो है वो D है, ये क्वेश्चन। चलो पहले मैं इस आधे की बात कर लेता हूँ, ऊपर वाले आधे की। ठीक है, बात करेंगे अपने, पहले CP निकालते हैं। चलो CP की बात करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी वैसे अगर आपको पता है तो ये प्रॉपर्टी एक डायमीटर भी एक तरीके से कोड ही है, और कोड की प्रॉपर्टी होती है AP इंटू में BP बराबर CP इंटू में DP, ये होती है। और CP की लेंथ को मैंने x मान लिया तो DP भी x हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक शेप है ये। ठीक है, ये डायमीटर है, एंगल 90 है, तो जितनी साइड ऊपर है उतनी लेंथ नीचे है। तो AP की लेंथ AP, अब टोटल डायमीटर आपके पास D है, तो क्या जो AP है वो D/3 हो जाएगा, और BP जो है वो 2/3 ऑफ D हो जाएगा। ये मैंने AP और BP की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू है CP इंटू DP जो कि x इंटू एक्स है। तो यहाँ आपने देखा 2D²/9 जो है वो x² की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2/3 D आ जाएगी। ये आपके पास x की वैल्यू आई है, CP की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो पूरी CD की वैल्यू चाहिए, और पूरी CD की वैल्यू CP की ट्वाइस होगी। तो CP का जो भी आंसर आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो C ऑप्शन आ जाएगा, 2√2। लेकिन ये जो D है ये रूट के बाहर आएगा, ये जो D है ये रूट के बाहर आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। चलते हैं लास्ट 10वें क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल BOC इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ABCD। तो हमारे पास एक ABCD स्क्वायर है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल BOC है, तो नाम थोड़े से चेंज कर देते हैं, BOC, ये D हो गया, ये A हो गया। कहता है इफ एंगल AOD ये एंगल 2 थीटा है, ये पूरा एंगल 2 थीटा है। तो बोला गया है व्हाट इज द tan थीटा, tan थीटा के बारे में पूछा है क्या होगा tan थीटा के बारे में। तो ये 2 थीटा है, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर फेंक दिए बीचों बीच में, तो ये थीटा हो जाएगा। हमें चाहिए tan थीटा, इसको नाम दे दिया P और इसको दे दिए O है ये अपना। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब PD अपॉन में OP। हमें इन दोनों का रेशो चाहिए। तो एक बार मैंने टोटल स्क्वायर की साइड को स्मॉल a मान लिया, अगर पूरे स्क्वायर की साइड स्मॉल a है तो PD जो होगी वो a/2 होगी, तो PD की जगह पर तो पुट कर दिया a/2। अब चाहिए मुझे OP कैसे आएगी, पहले मैंने इसको नीचे तक मिला दिया। तो ये टोटल आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्क्वायर की साइड है जो कि A है, इसमें से माइनस कर देते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट,
और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट माइनस कर दूंगा तो ओपी आ जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है इसके मीडियन, और जो जिसकी वैल्यू √3/2 इंटू साइड होती है, √3/2 इंटू साइड, ये मीडियन की लेंथ होगी। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ऊपर बना a/2, नीचे 2 एलसीएम आया तो ये हो जाएगा a कॉमन आ गया, पीछे बचा 2 माइनस √3, a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 माइनस √3 आ गया। और जिसको आप रैशनलाइज कर देंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 + √3। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये थे 2015 के सेकंड पेपर के 10 क्वेश्चन। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आसान क्वेश्चन थे, नकली क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और अगर सेशन अच्छा लगा हो, काम आया हो आपके, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सभी को। जय हिंद।